फ्यूल के बारे में आप क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है? फ्यूल कौन सी चीज़ होती है? जी। व्हाट इज फ्यूल? सर मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी हो। हाँ, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो उसको हम कहते हैं एज अ फ्यूल। तो एनर्जी में अगर यहाँ पे लिखूं तो आपको क्लियर होगा कि एनर्जी प्रोवाइडर वो आपका फ्यूल ऐड करता है। अब हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी कन्वेंशनल फ्यूल हैं, जो हमारे हाइड्रोकार्बन, जिसमें पेट्रोल, डीजल, हमने ये पढ़े हैं ना, एथेनॉल को बर्न कर लिया, मीथेन को बर्न कर लिया, पेट्रोल को बर्न कर लिया, तो आपको उसके रिजल्ट में कंबस्शन होती है और उसकी प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आती है और आपको एनर्जी मिलती है। तो हम उसको एज अ फ्यूल ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं पढ़नी है, वो है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस H2 एज अ फ्यूल के तौर पे यूज हो सकती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन। और इसलिए हम ये ज़्यादा एफिशिएंट भी है। और सबसे मेन इसका एडवांटेज ये आता है कि ये इसमें कोई ऐसी गैस रिलीज नहीं होती जो एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए हैजर्ड होती है। जैसे उसमें आम कन्वेंशनल फ्यूल्स में आपकी प्रोडक्ट होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और आपकी ये सारी जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज हो रही होती है। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की इक्वेशन आप होती वहाँ पे भी कंबस्शन है। जैसे मैं अब यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन की कंबस्शन है बेटा, ये बात क्लियर है कंबस्शन की? यस सर। जी, बाकी बताएं। हाइड्रोजन कंबस्ट हो रही, बात क्लियर है? यस सर। यस। देखें, जब भी कोई चीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होती है, डेट इज कॉल्ड कंबस्टन। और ये आपकी यहाँ पे अब हाइड्रोजन कंबस्ट हो रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल, के इन केस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट आ रही है वाटर, और ये आपको साथ एनर्जी देता है। इसलिए हम इसको एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। आम कन्वेंशनल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो रही है, यहाँ पे सिर्फ वाटर की रिलीज हो रहा होता है। तो हमें ये इसलिए भी हमारा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है कि इसमें कंबस्शन नहीं है, कार्बन एमिशन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। तो उसको भी हमें फायदा देता है। तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये आपके पास, आपको जो फ्यूल आपका जो बर्न हो रहा है, जो कंबस्ट हो रहा है, वो सिर्फ वाटर रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं कर रहा। तो ये पहला एडवांटेज है। नंबर टू, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली आप देख लें 50% मोर एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल। अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करें तो उससे आपको ज़्यादा एनर्जी दे रहा होता है। वो हम एंड पे देखेंगे कि क्यों नहीं अभी तक इतना फिजिबल, क्या वजह है। लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा एफिशिएंट है, ये आपको पता होना चाहिए, मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल फ्यूल जो हमारे यूज हो रहे हैं। नंबर टू, ये आपके पास कोई ऐसी एमिशन नहीं कॉज कर रहा जो कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज नहीं कर रहा था। सिर्फ इसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जब यूज करते हैं, फ्यूल सेल होते हैं हमारे पास, अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो उसके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास वाटर रिलीज हो रहा होता है। तो ये हमारा एडवांटेज होता है। आप इसकी जरा वर्किंग समझिए जरा ध्यान से, आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखिए। मैं यहाँ पे सेल बनाने लगा एक, ये देखें, ये आपके पास उसी तरह एक सेल बनता है। बुक में थोड़ा बनाओगे, मैं यहाँ पे इसको सिंपल जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस तरह बनाता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ओवरऑल
ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ये मैंने सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम बनाते हैं उस तरह बनाया था कि आपको समझने में आसानी हो। बुक में जो बना होगा उसके साथ एट दी एंड हम इसको कंपेयर भी कर लेंगे कि वहाँ पे क्या बन रहा है। ये आपका सिंपल होता है। अच्छा, जो मैंने फिगर बनाई है इसमें आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से? सर वो लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ जी, देखिए मेन डिफरेंस यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है, उस रीजन अभी आपको समझ आएगी। और ये इलेक्ट्रोड्स हैं इस तरह ही, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, ठीक है। और ये नीचे इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे बैटरी लगाते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक ये होता है कि जिसमें आप, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं कि हम बैटरी से कनेक्शन देते हैं और बैटरी यानी इलेक्ट्रिक करंट दे के हम कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड करवाते हैं। वो हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। जो हमने सारा जो हमने पढ़ा है। अब हमारे पास जो दूसरा सेल होता है जो मैं ये बनाया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं वोल्टेक सेल या गैल्वानिक सेल। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवा के यानी कि विद इन द सेल उससे आप करंट ले रहे होते हैं। यानी कि ये आप वोल्ट मीटर मैंने इसलिए लगाया कि आपको यहाँ पे वोल्टेज शो हो, दैट इज कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से यहाँ पे करंट जनरेट, वोल्टेज जनरेट होगा और उसको हम यूटिलाइज करते हैं। यानी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा ली तो वो आपका एज अ फ्यूल होगा ना। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन करवाया, बेसिकली ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो रहा है फ्यूल सेल के तौर पे गाड़ियों में। वहाँ पे हम इसको हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। अब वो फ्यूल कैसे होगा, आप फ्यूल दे रहे हैं और उसके बाद आपकी एनर्जी मिल रही है आपकी गाड़ी को। तो वो गाड़ी की ने जो मूव करना है वो इलेक्ट्रिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से होना है। तो वो कैसे होगा कि आप केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर करवाएंगे और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है डेट इज करंट, वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से यहाँ पे आपके पास करंट जनरेट होगा और आप उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये सारा होता है। तो बेटा डिफरेंस समझ आ गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और एक वोल्टेक सेल में? है। यस यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोलाइटिक दोबारा देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बैटरी लगाते थे। बैटरी के सप्लाई हम जब देते थे इलेक्ट्रोड्स को तो आपका ब्रेकडाउन होता था आयनिक कंपाउंड का, वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस मूव करते थे और सारा वो सारी उसकी जो फिलॉसफी थी। इन केस ऑफ, अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिफरेंट है और वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल डिफरेंट इस फॉर्म में होता है कि इस सेल के अंदर आपने केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वो आपको करंट जनरेट कर देते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली करंट, आपने पढ़ा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो आपको करंट जनरेट करेंगे और यहाँ से हमें एनर्जी की फॉर्म यानी कि आपकी आपकी गाड़ी चलेगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वो जो यहाँ से जनरेट होगी। तो ये है डिफरेंस, पहला डिफरेंस। अब देखें इसमें होता क्या है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल मैं यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के तौर पे यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हाइड्रोजन दे रहा हूँ इसको। तो देखें अब जरा हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा था वो था H2 + O2 गिव यू वाटर। यानी हमें दो चीजें चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो आपके रिएक्टेंट्स है। एक जगह से आप एक इलेक्ट्रोड पे आप
हाइड्रोजन दे रहे हैं और एक इलेक्ट्रोड पे आप ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? यस सर। अच्छा। यस सर। अब इसको आपने ध्यान से समझना है जरा, तसल्ली से। इसमें पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी के कनेक्शन से डिसाइड करते थे कि पॉजिटिव जो सा होता था वो एनोड होता था और जो नेगेटिव एंड होता था दैट इज कैथोड। इसमें ये चक्कर नहीं है। इसमें देखें क्या होता है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नीचे आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है एंटी एसिड टू प्रोवाइड एच पॉजिटिव आइंस। तो ये आप लेट्स सपोज आप फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी आप एसिड यूज कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। आपने प्रोवाइड क्या करना है वहां पे, एच पॉजिटिव आयन। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब देखें आपका इस सेल में एनोड और कैथोड सेल बताता है आपको कैसे। एनोड पे बेटा कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहे होते हैं आपको नहीं पता कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, आपको सेल बताएगा कैसे। जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जिस इलेक्ट्रोड से, वो आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा जी? एनोड। एनोड। ठीक है। क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, वो आपका होगा एनोड। और ऑटोमेटिकली जो दूसरा बन जाएगा वो आपका बन जाएगा कैथोड। तो इसमें होता ये है कि आप एक जगह से एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन दे रहे हैं और एक पे ऑक्सीजन दे रहे हैं। आपको नहीं पता कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो होता ये है कि जो हाइड्रोजन है वो अपने, ये इलेक्ट्रोड जो से होते हैं इनर्ट होते हैं पहली बात। एंड इलेक्ट्रोड जो से हैं वो आपके इनर्ट है। हाइड्रोजन आप उस पे दे रहे हैं। ठीक है। अब वो आपके पास जो हाइड्रोजन आप दे रहे हैं हाइड्रोजन एज अ गैस के तौर पे, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है डेट इज फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। तो आपको ये सेल बताता है। अब हाइड्रोजन क्या बन गया और ये क्या बन गया, कैथोड। यहाँ तक बताएं, क्लियर है बात? यस सर। जी बाकी बताएं, ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। इसको आपने ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफरेंट है ना उससे। तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बताना होता है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। तो ये एनोड बन जाता है और ये कैथोड बन जाता है। अब ये देखें हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ। अच्छा पहले मैं आपको बताता भी हूँ। इस पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये दूसरा डिफरेंस। उसमें एनोड होता था पॉजिटिव क्योंकि बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव एंड उससे अटैच होता था, तो वो हमारा एनोड पॉजिटिव होता था। और कैथोड के साथ नेगेटिव एंड अटैच है तो वो हमारा कैथोड होता था। इसमें टोटली डिफरेंट ये होता है कि क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब है वो एंड ज्यादा नेगेटिव एंड है। ये बात क्लियर है, समझ आ रही है ये? यस। देखें आपको अगर बात क्लियर है तो मुझे बताएंगे, अगर कोई इशू है तो मुझे पहले बताएंगे आप। देखें यहाँ पे दोबारा। जी मैं दोबारा बताता हूँ। देखें हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है। वो हमने हमने ये देखें एनोड पे हमेशा साइंस को आपने अगर एक साइड पे रखें तो प्रोसेस हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है कैथोड पे रिडक्शन होनी है, वेदर एनोड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बात आपने याद रखनी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। रिडक्शन इज द गेन एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस, जो मर्जी साइन एनोड या कैथोड पे हो।
तो अब होता ये है कि हमने जब हाइड्रोजन दी और ऑक्सीजन दी टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। हमने डिसाइड कर लिया कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा। हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रोड है डेट इज एनोड, और जो ऑक्सीजन वाला है डेट इज कैथोड। ये हमें पता चल गया। अब साइंस की जरा इस पे फिलॉसफी देखें कि साइन कैसे आते हैं। देखें, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। एट एनोड, एनोड पे हाइड्रोजन आपने दी थी H2, ठीक है। H2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ये इक्वेशन समझ आइए बेटा? यस सर। जी बाकी बताएं, जैनब इफ्तिखार। यस सर। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। अच्छा, अब जिस एंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आप खुद सोचें, वो इलेक्ट्रॉन वो एंड मोर नेगेटिव नहीं होगा? जी बेटा। सर लेकिन सर वो तो इलेक्ट्रोलाइट सेल पॉजिटिव में भी नहीं तो होना ऑप्शन। चाहिए। जी A1 में मैंने बोले जी। जायमा आप क्या पूछे क्वेश्चन? सर मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी तो एनोड से निकल रहे होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, तो इसमें ऐसा क्यों है? एक मिनट देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा जो चार्ज है वो बैटरी डिसाइड करती है। पॉजिटिव एंड वाला पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव एंड वाला नेगेटिव हो जाता है, वो बैटरी डिसाइड करती है। इसमें बैटरी नहीं है ना, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोड्स को आपने, वोल्ट मीटर मैंने वैसे ही बताया, आप यहाँ पे गाड़ी लगा दें अपनी, आपकी गाड़ी के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और वो आपकी गाड़ी चलेगी। तो वोल्ट मीटर बेसिकली एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपने चलानी है वो लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसमें से होता रहेगा कॉन्टिन्यूस, वो चीज़ चलती रहेगी। पहली बात, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रोड कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होना है। अब हमने ये तो डिसाइड हमारा हो जाएगा कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो हमारा एनोड होगा, बिकॉज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होगा? देखिए, यहाँ पे बैटरी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर ने बताना है। जो एंड मोर नेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इसके एनोड पे देखें, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये सॉल्यूशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज नहीं होता? यस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जिस एंड से, और वो दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन आपके ख्याल में वो एंड कौन सा होगा? नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव, या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकलेंगे और जिस एंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स ने जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं डेट इज मोर नेगेटिव एंड, तो उसकी बेस पे हम उसको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। और जिस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डेट इज बेसिकली पॉजिटिव एंड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो वो वाला एंड हम उसको पॉजिटिव कह देते हैं। तो इस तरह ये चार्जेस डिसाइड होते हैं। होता प्रोसेस एनोड पे लॉस है और कैथोड पे गेन है ही है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन यहाँ पे साइंस डिफरेंट इस वजह से होते हैं कि जो मोर नेगेटिव एंड होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो नेगेटिव एंड हम कहलाते हैं। और जो पॉजिटिव जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, वो पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ दी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव कह देते हैं। जी बेटा, ये बात क्लियर है? सारों को मुझे बताएं वन बाय वन। यस सर। जी यस सर। खदीजा, यस सर क्लियर। ये चीज आपको समझनी चाहिए बेटा, ये क्योंकि AS और A2 में सारी इसी पे सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हमने सारे सेल यही पढ़ने होते हैं, तो ये आपको भी समझना है। तो ये एंड्स आपने डिसाइड कर लिए, एनोड आपने बता दिया, कैथोड आपने पता चल गया आपको, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आपने बता दिया, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हाइड्रोजन सोल्यूशन के अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन H2 आपने दिया था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, और H2 हाइड्रोजन जो है वो आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया। अब ये जो पॉजिटिव
एच आइंस हैं, ये यहाँ से आपके पास में यहाँ पे बना देता हूँ वाटर जो बनता है। अच्छा अब ये देखें, अब आपने ये नहीं इसमें कहना कि ये पॉजिटिव एंड है तो आइंस अब पॉजिटिव एंड पे कैसे जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखें ये आपका कैथोड है, कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन इज द गेन। गेन कोई ना कोई चीज तो करेगी, इस पे मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ। अब कैथोड पे जरा रिएक्शन में लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें ये मैंने कैथोड पे रिएक्शन लिखा है ये बैलेंस नहीं है, मैं एट द एंड इसको बैलेंस करेंगे हम। लेकिन आप समझे होता क्या है? ये देखें, कैथोड पे होती है रिडक्शन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हम करवा रहे हैं। अब रिडक्शन पे आपका, आपने जो कैथोड पे चीज दी डेट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा रही है कैथोड पे, ऑक्सीजन जा रही है। सॉल्यूशन के अंदर आपके H पॉजिटिव आइंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड पे आए खड़े हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ आ चुके हैं। ये तीनों चीजें कैथोड पे रिडक्शन करती हैं। इन हाइड्रोजन आइंस ने ये दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं कैथोड पे आके, बिकॉज कैथोड पे होती है रिडक्शन। उस पे आप देख क्या रहे हैं, सप्लाई ऑक्सीजन की। तो ये कंबाइन होके यानी हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। जी बताएं, ये बात क्लियर है? यस। सर, जब मतलब हाइड्रोजन आइंस ने दोबारा गेन करने ही है इलेक्ट्रॉन्स, तो एट द फर्स्ट प्लेस वो लूज कर ही क्यों रहे हैं? जी यही तो बात है। अब देखें, हमने इस सेल को चलाना है। ये सेल कब चलेगा? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से निकलेंगे और दूसरे एंड पे जाएंगे। जब तक ये कॉन्टिन्यूस फ्लो चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का एनोड से कैथोड, तब तक आपका सेल चलता रहेगा। जब ये हमने इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करवाने के लिए हाइड्रोजन एनोड पे दी, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकले और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आए, उसी हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वाटर बना लिया। तो आपकी कॉन्टिन्यूस सप्लाई हाइड्रोजन की चलती रहती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल वायर से यानी कि होकर आपकी जो भी चीज़ है गाड़ी में से, ये सारा प्रोसेस, अगर फ्यूल सेल हम गाड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, गाड़ी आपकी चलती रहेगी जब तक आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल देते रहेंगे, इंसर्ट करते रहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर से होके कैथोड पे आएंगे, कैथोड से के साथ वही दोबारा आइन गेन करके वाटर बनाएंगे, और ये आपका साइकिल चलता रहेगा। समझ आइए? तो एक क्वेश्चन था कि अब हाइड्रोजन ने कैथोड पे दोबारा से गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, और हम्म। फिर वो दोबारा इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, और फिर ऐसा हो सकता है कि वही वाले हाइड्रोजन दोबारा से चले जाए एनोड पे और फिर दोबारा साइकिल रिपीट हो, हमें दोबारा देना ही ना पड़े सप्लाई। नहीं, देखिए हाइड्रोजन आपके आइंस जो से हैं, वो जितने आइंस जाएंगे उन सारों ने इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया। वो वाटर बन रहा है नीचे से, वो आपकी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से वाटर, यानी इन केस में गाड़ी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज अ फ्यूल के तौर पे फ्यूल सेल ये हमारी गाड़ी में लगते हैं। तो आपकी एग्जॉस्ट से वाटर वेपर्स निकल, जैसे आम कन्वेंशनल फ्यूल्स के अंदर आपके एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, इन केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं। इसमें आपकी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो जितने आइंस आपके गए वो आपके सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और उसी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उधर ही उसी पे आपका वाटर बना के वो निकल रहे हैं बाहर। तो आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई हाइड्रोजन की हर वक्त देनी पड़ रही है एट दी एनोड, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। और उन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने करवाना है, बेसिकली इस सेल का पर्पस ये है कि हम हाइड्रोजन क्यों देते जा रहे हैं,
हमारा मसला ये है कि हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जारी रखना है। अगर आपने हाइड्रोजन रोक दी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। जी। जी बेटा बताएं, समझ आइए। यस सर। यस। जैनब इफ्तिखार, यस सर। ये लिख लिया आपने, नोट किया है चीज़ों को? इसको नोट करें, हर टॉपिक को नोट किया करें, फिर ही फायदा है। सुनने से तो बंदा भूल जाता है बात में। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका फ्यूल सेल चल पड़ा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने कॉन्टिन्यूस चला दिया, और आपका अब ये सेल चल रहा है। अब देखें, जो हम बात करते हैं, हमारे पास इसकी जो फाइनल इक्वेशन आती है वो होती है वाटर की कंबसन की। अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन पहले लिखी थी, मैं लिखता हूँ दोबारा। 2H2 प्लस O2 2H2, यही इक्वेशन है बेटा बैलेंस। जी बताएं मुझे, सही लिखी है मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक्चुअल कितने हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए? 2। 2। टू। अच्छा, और ऑक्सीजन का एक ही चाहिए मोल, और दो वाटर जनरेट हो रहे होते हैं। अब इसको हमने बैलेंस करना है। अपनी एनोड हाफ सेल इक्वेशन, इसकी हाफ सेल इक्वेशन एनोड और कैथोड वाली पे हम बैलेंस करेंगे। देखें कैसे। आपको यहाँ पे 2H2 चाहिए। अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस करूँ इसकी, तो ये हो जाएगा 2H2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और कितने आयंस जनरेट होंगे बेटा अब? सर 4 ions and 4 electrons। 4 आपकी आयंस और 4 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। अब ये आपकी बन गई एट एनोड इक्वेशन, जो बिल्कुल ठीक है, पहले आपको समझाने के लिए थी। उसके बाद देखें, अब हमारे पास ऑक्सीजन का एक ही मोल यूज हो रहा है, तो ऑक्सीजन एक आएगा। हाइड्रोजन देखें, जितने चार आयंस आपके गए थे, वो चार इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको चेंज करेंगे हम। अब इक्वेशन आपकी बनेगी 4 हाइड्रोजन आयन एंड 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कितने वाटर बनेंगे? 2। आप देख लें बैलेंस है, 4H है, 4H। एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, और वही हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और आपके पास ये इक्वेशन बन गई। जी बताएं बेटा, क्लियर है? यस। यस सर। अब देखिए मैं यस सर। इसको, अब मैं थोड़ा एडवांस लेवल वाली चीज आपको करवा देता हूँ। इसको हम करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमें 2 वाटर क्यों चाहिए? बेटा, दो वाटर के मॉलिक्यूल बैलेंस्ड इक्वेशन से आते हैं ना। आप जब भी इक्वेशन लिखते हैं बैलेंस लिखते हैं आप। बेसिकली रिएक्शन तो ये हो रहा होता है, H2 प्लस O2 वाटर बन रहा होता है, लेकिन ये बैलेंस तो नहीं है ना। जी जैनब। ओह अच्छा अच्छा सर, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं हाँ, था तो पहले। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 2 बनता है। तो हमने उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपनी इक्वेशन पूरी बैलेंस कर ली। हाफ सेल भी बैलेंस हो गया एट 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 एनोड और कैथोड। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि ये हम एडवांस लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस भी किसी क्वेश्चन में इसको बैलेंस किया था, इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे किया था ना बेटा, हमने कोई ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया था, याद है आपको ये? जब वो एमसीक्यू किया था एक। हाँ, एक एमसीक्यू था। अब देखें, इसकी ओवरऑल इक्वेशन ये वाली बनानी है हमने, हाफ सेल से। ये आपके जितने भी सेल्स हैं ना, वो बैलेंस्ड होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एनोड से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो और कैथोड पे एक गेन हो रहा हो। जितने एनोड से लूज होंगे, उतनी ही कैथोड पे गेन भी होंगे, वो आपने बैलेंस करना होता है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, देखें। आपने
इन जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, तो अब आप देखें ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनाते हैं हमारा, आप आगे पढ़ेंगे तो आप एनोड और कैथोड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे यानी क्रॉस देखते हैं, जो चीज कॉमन होती है वो कट हो जाती है। आपकी इक्वेशन बन जाती है फौरन। ये आपने नहीं करना, लेकिन चलें, अब ये आपको समझ आ जाएगा। हम इसको ओवरऑल इक्वेशन लिखने के लिए आती है, एएस में आती है कि आपने इक्वेशन लिखनी होती है बैलेंस करके, और ओवरऑल इक्वेशन बनानी होती है। आपको हाफ सेल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, वो बैलेंस करते हैं, आप सारा काम करते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एनोड की इक्वेशन आपने लिख ली, इसी तरह कैथोड की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। फिर आप वो आपसे ओवरऑल इक्वेशन डिमांड करता है पेपर में। ओवरऑल इक्वेशन आप कैसे करते हैं, आप ऑन द बेसिस ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। मैंने बैलेंस कर ली। मैंने किस बेस पे बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे। दोनों के चार चार इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, जहां से वो चार गेन भी कर रहा है। फिर आप क्रॉस में देखते हैं, जो चीज क्रॉस में सेम होती है वो कट जाती है। जैसे यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है, ये चार इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। फोर आइंस कट जाएंगे। और चीज कॉमन कोई नहीं, अगर कोई और चीज कॉमन होगी तो वो भी कट जाती है। तो उसके बाद जो आपका ओवरऑल इक्वेशन आती है वो देखें क्या आ रही है, 2H2 रिएक्टेंट वाली साइड पे रिएक्टेंट लिखें 2H2, और नीचे क्या है O2। और प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट वाली साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन वाटर बना हुआ है। तो ये देखें, इससे ये ओवरऑल इक्वेशन बन रही है। समझ आइए बेटा। यस सर। अच्छा। तो ये हम करते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेंस में है कि इसमें कुछ चीज़ें नई हैं आपके लिए, यानी थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस से डिफरेंट है थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट। तो ये ज़रा समझना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये ऐसे मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं अगर आपको क्लियर है तो। अब इसके बाद ना इसमें इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने करनी है, वो बुक से आपने इसका ना दिया हुआ है कि टेबल दिया हुआ है, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं एज अ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल के। और ये अक्सर पेपर में आ जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका आता है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का और विद कन्वेंशनल फ्यूल, जो आपका हाइड्रोकार्बन हम यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, उसका वो कंपैरिजन पूछे था कि कौन सा ज्यादा, किसका फायदा है किसका नुकसान है। तो देखें फ्यूल सेल में अगर हम इसको बात करें, तो ये ज्यादा एनर्जी दे रहा है, वो कम एनर्जी देता है, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन ये एक्सपेंसिव है, वो लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये भी फिजिबल नहीं है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई देनी पड़ती है। तो ये आपका ऐसा उससे एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके बाद वो आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स से बन रहा है। हाइड्रोकार्बन फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। और अगर हाइड्रोजन अगर आप फॉसिल फ्यूल से ले रहे हैं तो तब ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी हाइड्रोजन की सोर्स आपने पढ़ी है कि हम क्रैकिंग करवाते हैं अल्केन की, तो हाइड्रोजन वहां से मिलती है। तो अगर वो आप वो यूज करें तब ये भी नॉन रिन्यूएबल है। अगर आप किसी और रिन्यूएबल सोर्स से, सोलर से या विंड से प्रोड्यूस करवा रहे हैं हाइड्रोजन, तो तब आपकी ये रिन्यूएबल आ जाएगा, तब ये ज़्यादा एडवांटेज है। तो इस तरह के तीन चार कंपैरिजन आपने याद कर लेने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। इसके बुक से आपने लाजमी करने, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल विद कन्वेंशनल फ्यूल, आपको कंपैरिजन आ जाता है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपने इनके याद करने हैं। ये बताएं, क्लियर है बात? यस सर। अब मैं आपको एक बार जल्दी से इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह रिवाइज हो जाए। इसको आपने नोट लाजमी करना है। पिक्चर ले लें या जिस तरह भी, ये चीज़ रिएक्शन बुक में नहीं गिवन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको ये आने चाहिए। अच्छा। देखिए होता ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के लिए हम क्या करते हैं,